हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंतिम समीक्षा सीरीज में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालय के कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर के पदों पे यहाँ पे एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए आज ये हमारी छठी क्लास है। और आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी से शब्द भंडार, जो कि तत्सम, तद्भव, देशज, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और समानार्थी पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे 40 क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि यहाँ पे हर क्वेश्चन का डिटेल में टॉपिक के डिस्कशन करेंगे और टॉपिक के सारे हम यहाँ पे पोल खोलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देख लेंगे यहाँ पे सिलेबस एक बार फिर से, जो कि हमारा चल रहा है अभी हिंदी का। सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी शब्द भंडार से रिलेटेड सारे टॉपिक होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है। तत्सम यहाँ पे है कपाट, ऑप्शन नंबर डी। कपाट क्या है? संस्कृत का मूल शब्द तत्सम है और जो इसका तद्भव होता है वो होता है किवाड़। यहाँ पे अन्य जो विकल्प हैं, अंधकार, इसमें भी तत्सम है, लेकिन आयोग ने क्या करा है, कपाट को यहाँ पे प्राथमिकता दे रखी थी 2021 के प्री में। चलिए बात कर लेंगे यहाँ पे तत्सम और तद्भव की। तो तत्सम क्या होते हैं ना, संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जो किसी बिना ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में हूबहू उपयोग किए जाते हैं। तत्सम का अर्थ होता है तत् धन सम, यानी कि उसके समान। और तद्भव की बात करें तो संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत और भ्रंश से होते हुए चेंज होते होते ये हिंदी में सरल बन जाते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन थे कपाट और अंधकार, यहाँ पे दोनों ही क्या थे, व्याकरणिक रूप से शुद्ध तत्सम है, जिसमें कपाट का तद्भव क्या है, किवाड़, और अंधकार का तद्भव अंधेरा बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, जो आयोग था उसने कपाट को यहाँ पे प्राथमिकता दी। और जो दूसरे विकल्प हैं अचरत, ये एक तद्भव शब्द है जिसका शुद्ध तत्सम क्या होता है, आश्चर्य होता है। और अमूल्य क्या होता है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, अमोल होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो ओष्ठ का ओढ़, कर्पूर का कपूर, कृषक का किसान, कार्य का काज, क्षेत्र का खेत, शीर खीर, गंभीर का गहरा, ग्रह का घर, घृत का घी, चर्म का चमड़ा, छत्र का छाता होता है। ठीक है। अब ये तो शब्द हो गए, लेकिन यहाँ पे ना हमारी कुछ ट्रिक भी हैं, जिसमें ट्रिक नंबर 1 है, फर्स्ट है, यहाँ पे जो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर जैसे कि अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रौ, ठीक है, ये जो शब्द होते हैं ये अधिकांश तो 99% टाइम पे ये तत्सम होते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम। ठीक है। ये जो मतलब इन शब्दों से जो भी क्वेश्चन, जो भी शब्द बनेंगे वो हमेशा तत्सम होंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे, इसका छ से, अक्षर से क्या बनेगा, क्षेत्र बन जाएगा, और इसका तद्भव क्या होगा, खेत होगा। और त्र से क्या बनेगा, त्र से बनेगा जैसे रात्रि हो गया, और रात्रि, ठीक है, त्र से रात्रि, रात्रि का रात होता है तद्भव। तो ऐसे, ठीक है। और दूसरी ट्रिक की बात हम करेंगे यहाँ पे, री की मात्रा, जो ऋषि वाला री है ना, अगर ये री की मात्रा कहीं पर भी आ जाए किसी भी शब्द में तो हमेशा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, कृपा, इसमें री की मात्रा छुपी है ना, तो कृपा क्या है, तत्सम शब्द है। ग्रह तत्सम शब्द है। अमृत, ठीक है, ये तत्सम है। और पितृ, तो ये सारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, री की मात्रा जहां पर भी लगेगी। और इसके बाद तीसरी ट्रिक है, यहाँ पे जो रॉ होता है ना, अगर ये रॉ की जो रॉ दो जगह लगता है शब्दों में, ठीक है, एक तो लगता है ऊपर, ठीक है, और एक लगता है नीचे, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों जगह लग रहा है, दोनों में से कहीं पर भी लग रहा है, कहीं पर भी लग रहा है, तो वो क्या होगा, अधिकांश है, यानी कि अधिकतर तत्सम ही होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है इसका सूर्य, ठीक, सूर्य में रॉ कहाँ लगा है, ऊपर लगा है ये, तो ये तत्सम है। और प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश में कहाँ लगा है, नीचे, नीचे लगा है, ठीक, तो ये भी तत्सम है। चक्र, चक्र में भी नीचे लगा है, तो ये भी क्या हो गया, तत्सम हो गया। तो ये पहचानने की ट्रिक है। बात करेंगे अब अगला क्वेश्चन, अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है। तो अग्नि का तद्भव रूप आग होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ना, ए यहाँ पे सही है। यहाँ पे संस्कृत शब्द अग्नि समय के साथ प्राकृत से बदलते हुए क्या हुआ, तद्भव हो गया, और तद्भव क्या बना, इसका आग बना। और अनल और पावक क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द हैं।
अब ये तो रही तद्भव की बात। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले देख लेते हैं तद्भव होते क्या हैं। अग्नि, यहाँ पे पहले बात करेंगे ऑप्शन की। तो अग्नि संस्कृत का मूल तत्सम शब्द है। इसका जो प्राकृत है, प्राकृत से जो बना है ये अग्गी बना, फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी में तद्भव क्या हुआ, आग हो गया। ये तो ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बात करें परिभाषा की, तो संस्कृत के वो शब्द जो प्राकृत भाषा को बोलने वाले ग्रामीण लोगों के अशुद्ध उच्चारण के कारण पूरे तद्भव नहीं बन पाए और बीच में ही रह गए, उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगिन, ऐसे जो गाँव में रहते हैं, गाँव की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत से क्या होते हैं, अर्ध तत्सम में ही बोले जाते हैं। बात करेंगे यहाँ पे पर्यायवाची, तो अनल और पावक इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तद्भव की। ठीक, तो तद्भव की ट्रिक यहाँ पे बात करेंगे उसकी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, जो कि है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, ठीक है। अगर ये होती चंद्र बिंदु ऊपर से, अगर किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु लगा हो तो वो उसको आंख बंद करके तद्भव लगा देना। ठीक है, तद्भव, कि वो तद्भव शब्द होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में जैसे आंख, गांव, ठीक है, और चांद और भतेरे, तद्भव, भतेरे क्या है, एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है चंद्र बिंदु जहां पर भी लगेगा वहां पर ये शब्द तद्भव होंगे। दूसरा है यहाँ पे ट्रिक है दूसरी, जो तत्सम का अक्षर होता है ना, अभी मैंने बताया अक्षर क्या है, हमेशा तत्सम में यूज होता है। लेकिन अगर अक्षर का यहाँ पे ख बन रहा है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा। ठीक है, अक्षर का ख जहाँ पर भी बना, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे शीर है ना, शीर, शीर का क्या बन जाएगा, तद्भव में खीर बन जाएगा। ठीक है, क्या समझ में। और यहीं पे दूसरा शब्द भी है एक, ये है आपका शौ, ये वाला शौ है, ये क्या चेंज हो जाता है, ये शौ वाला शौ सौ में चेंज हो जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी तद्भव बन जाएगा भी उसके बाद। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे श्यामल, ठीक है, श्यामल है, श्यामल का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, सांवला। ओके, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन यहाँ पे करना है। तो तद्भव यहाँ पे कौन सा है, हाथ, ऑप्शन नंबर सी इसका हाथ है। यहाँ पे हस्त, हस्ती और हास्य क्या है, तीनों क्या है, तत्सम शब्द है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हस्त का रूपांतरण, हस्त एक तत्सम शब्द है जिसका भाषाई विकार के बाद सरल तद्भव रूप क्या बनता है, हाथ बनता है। भेद की बात करें तो इसका हस्ती क्या है, एक स्वतंत्र तत्सम शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, विशालकाय पशु होता है। अब देखो यहाँ पे ना हस्ती यानी कि हाथी को भी बोलते हैं शायद, इसलिए विशालकाय पशु की बात हो रही है यहाँ पे। इसका तद्भव रूप क्या होता है, हाथी, ये बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे शब्दों का अर्थ जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तत्सम तद्भव में पूछा जाए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या बहुत सारी चीजें हैं, पर्यायवाची है, तो कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है ना। अब बात करेंगे हास्य और भाव की। बात करें तो हास्य एक भाववाचक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, हंसी होती है। इसी प्रकार रोदन का तद्भव क्या होता है, रोना होता है। बात करेंगे अंगों के तत्सम और तद्भव की, तो अक्षी का क्या होता है, आंख होता है। जो इम्पोर्टेंट है यहीं पे, यहाँ पे वही लिखा है, बाकी आप सभी को याद होंगे। कुछ अगर याद नहीं है इनमें से तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और उसको ही रट सकते हैं, क्योंकि हिंदी क्या है, रटने का ही खेल है। कुछ कुछ व्याकरण जैसे होते हैं, सर्वनाम, संज्ञा, उनके तो रूल याद करने होते हैं, लेकिन बाकी जो है तत्सम तद्भव ये तो रटने वाली चीजें हैं। बात करेंगे नासिका का नाक, ठीक है, दंत का दांत, जीवा का जीव, मुंह का मुंह। देखो चंद्र बिंदु है ना, तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे तद्भव में आएगा। और कपोल का गाल, ग्रीवा गर्दन, मस्तक का माथा। अब देखो ग्रीवा, अभी आधा रॉ लगाया ना नीचे, तो ये हमेशा तत्सम में आएगा। अब बात करेंगे अन्य जो उदाहरण हैं शरीर के, यहाँ पे सब लिख रखे हैं, आप देखें पढ़ सकते हैं। जिसका नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा, उसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखें गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। गेहूं का होता है गोधूम। ठीक है, यहाँ पे गेहूं का शुद्ध संस्कृत गोधूम होता है, और गोधूली क्या होती है, सांप। दोनों सेम सेम लगते हैं, गोधूम और धूली। अब इनको कंफ्यूजन होता है इसमें पेपर में। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक ये है इसकी कि जो गोधूली है ना, यहाँ पे देखो गोधूली, अब इसमें धुली क्या है, धुली से यहाँ पे साउंड आ रहा है धुल, यानी कि धुलना।
यानी कि जब शाम होती है, शाम को जब खेल कूद के आते हैं बच्चे तो हाथ पैर धुलते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे रिलेट करके याद करना है इसको, ठीक है। बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है कि गोधूली की धुलना होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। हमें बस याद करने के लिए हमने क्या कर दिया, धूली को धुलना से रिलेट कर दिया। और धुलना, बच्चे जब शाम को खेल कूद के आएंगे तो हाथ पैर धुलेंगे, और वो कब होता है, शाम के टाइम पे हाथ पैर धोएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे रिलेट करके याद करना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। और गोधूम का तो फिर क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। इसके बाद देखें इसका, गोधूम यहाँ पे तत्सम शब्द है, और यहाँ पे धू का, ठीक है, जिसमें धू क्या है, दीर्घ ऊ की मात्रा अनिवार्य यहाँ पे है। अशुद्ध वर्तनी क्या होती है इसकी, गोधूम यानी कि छोटा ऊ होती है, जो कि क्या है, गलत है। हमेशा क्या होता है, गोधूम यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ये याद रखना। यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लेंगे, जरूरी नहीं है कि तत्सम तद्भव में पूछे, है ना। तो यहाँ पे हर चीज से, हर एंगल से जानना क्वेश्चन को जरूरी है। देखो ये होता है ना, क्वेश्चन क्या है, 5 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, बाकी क्या है, क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, या क्वेश्चन के आगे पीछे घुमा के पूछते हैं, है ना। तो उनको ही क्या है, हर एंगल से देखना है क्वेश्चन का, कि यहाँ पे शुद्धि से भी देखना है, शुद्धि वाक्य रिलेटेड सब चीज देखना है, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे गोधूली का अर्थ क्या होता है, अर्ध संध्या होती है, यानी कि शाम का समय, जब क्या होता है, गायों के चरकर लौटने पर उनके खुरों से धूल उड़ती है। देखो धूली धूल ना, अब यहाँ पे गाय का सेंस आ गया, ठीक है, चलो गाय गाय का ही सेंस मान लो, लेकिन बच्चों का मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कृषि और अनाज का उदाहरण की बात करें यहाँ पे, तो चणक का चना हो जाता है। अब ये उदाहरण किस चीज के, ये तत्सम तद्भव के उदाहरण, ठीक है सारे, क्योंकि अभी तत्सम तद्भव वाला चल रहा है हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आप, चणक का चना हो जाता है, यौ क्या है, जौ है। तंडुल का तंदुल या चावल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तंदुल या चावल थोड़ा सा अलग ही है शब्द, तंदुल और चावल। बात करेंगे इक्षु का ईख, कंदुक का गेंद, कूप का कुआं, कृषक का किसान, क्षेत्र का खेत, गोबर का गोयम, गोमय गोमय, ठीक। भैंस का महिषी, अब भैंस वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका मिलता जुलता तो शब्द है नहीं। भैंस का जो तत्सम है ये महिषी है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे पशु और सामग्री का भी दे रखा है, जिसमें बैल का क्या होता है, बलिवर्द, ऊंट का ऊष्ट होता है, गधा का गर्दभ, घोड़ा का घोटक, ये क्या है ना, तत्सम और तद्भव, ठीक है। जैसे बकरी है, बकरी का वर्कर होता है, भेड़ का मेष, सुअर का सूकर, कुत्ता का कुक्कुर, घड़ा का घटक, और छुरी का छुरिका, रस्सी का रज्जू, यहाँ पे तत्सम और तद्भव होता है। आप देख लेना, जो आपको टफ लगे या जो आपको याद नहीं हो रहा हो, केवल उसी को नोट डाउन करना है और उनको ही डेली रिवीजन करना है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, इक्षु का तद्भव रूप क्या है। तो इक्षु का तद्भव रूप है ईख, ऑप्शन नंबर बी। तो देखेंगे यहाँ पे, इक्षु तद्भव, इक्षु का एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप ईख होता है, ठीक है, जो कि मधुर रस वाले डंठलदार पौधे के रूप में प्रयुक्त है, यानी कि गन्ना है, सिंपल सी बात है। परिवर्तन का नियम की बात करें तो संस्कृत के जिन शब्दों में अक्षौ वर्ण आता है वे तद्भव में क्या बन जाते हैं, ख बन जाते हैं, अभी मैंने बताया, या फिर छ में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब है अक्षौ हमेशा क्या रहेगा, तत्सम रहेगा, और ख और छ हमेशा क्या रहेगा, तद्भव रहेगा। बात करेंगे क्षेत्रीय भेद की, तो गन्ना शब्द लोक प्रचलन का शब्द है, जबकि ऊख या ऊख शब्द इक्षु का एक क्षेत्रीय अपभ्रंशित लोक भाषा, जैसे कि अवधिया भोजपुरी का यहाँ पे रूप है, ठीक है। ऊख ये तद्भव ही है, ठीक। बात करेंगे इसके बाद अक्षौ से ख के उदाहरण, जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अब बार बार करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, और इसको यहाँ पे जो ना आए नोट डाउन करें। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव या तत्सम तद्भव युग में गलत है। तो यहाँ पे दधी का क्या हो जाता है, दही हो जाता है, ठीक है। दुग्ध का दूध हो जाता है, घृत का घी हो जाता है, चक्षु का आंख हो जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, चक्षु का आंख, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ना जो आंख है, आंख का तत्सम क्या होता है, अक्षी होता है। यहाँ पे ये देखने वाली बात है, अक्षी का तत्सम तद्भव क्या होगा, आंख होगा, क्योंकि यहाँ पे रूल क्या कहता है ग्रामर का, जो अक्षौ है, अक्षौ का तद्भव बनाएंगे तो वो ख बनाएंगे। अभी भी देखा था ना हमने रूल, यहाँ पे अक्षौ से क्या बनता है, ख या छ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर रूल देखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करें, और यहाँ पे जो चक्षु है, चक्षु क्या है, अक्षी का ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची। बात करेंगे इसके बाद, यहाँ पे दधी दही दूध ये सब सही है, ठीक। अक्षी बनाम चक्षु की बात करें तो यहाँ पे चक्षु क्या, आंख का पर्यायवाची यहाँ पे बता दिया है। युग्म निर्धारण नियम की बात करें तो अभी वही बताया कि ख से
अक्षरों से खो जाता है। और पर्यायवाची के अंदर की बात करें तो पर्यायवाची और तत्सम तद्भव में अंतर ये होता है कि सभी तत्सम अपने तद्भव के अर्थवाची होते हैं, परंतु सभी जो अर्थवाची शब्द होते हैं तद्भव तत्सम का जोड़ा नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे यही बात हो रही है। और जो यहाँ पे अनेक उदाहरण है इसका भी आप देख सकते हैं, जो आपको टफ लगे नोट कर देना। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, कपूर शब्द है, कपूर क्या है, तद्भव शब्द शब्द है, तद्भव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और कपूर का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, कर्पूर होता है। और यहाँ पे जो ऊपर रॉ लगा है ये भी बताया था इससे पहले कि जो ऊपर या नीचे रॉ लगता है वो हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है। यहाँ पे देख लेंगे रॉ का नियम बता दिया, नीचे या ऊपर लगा हो तो उसको द्वित या सरल हो जाता है, इससे क्या होता है वो तद्भव हो जाता है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो पूजा पाठ और औषधियों में प्रयुक्त होने वाले सुगंधित द्रव्य संस्कृत वाग्मयी है वो कपूर गौरव के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद देखें इसके अनेक उदाहरण हैं। कार्य का जैसे काज हो जाता है, धूर्त का धूरत, खरपर का खपरेल, करपट का कपड़ा, पर्यंक का पलंग, तो ये बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। इसके बाद देखें, अच्छा ऐसा नहीं है कि देखो एक क्वेश्चन बनाना उसके रिलेटेड ही सारे एग्जाम्पल है। अब ऐसा नहीं कि आपके 40 क्वेश्चन है तो ये जरूरी नहीं है कि आपके 40 क्वेश्चन ही कवर हो रहे हैं। इसमें आपके नहीं भी तो चार इसका गुणा आप 5 से कर सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल देखो ना, एक ही क्वेश्चन में कितने कितने एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चनों की कोई टेंशन नहीं है। तो 200 के लगभग क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके हिंदी में क्वेश्चन कितने आने हैं टोटल, हिंदी में मात्र 14 क्वेश्चन आने हैं। तो ऐसा नहीं है कि 14 के 14 क्वेश्चन आपके बाहर से दे देगा, आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक से। तो ये वीडियो आपके लिए इनफ रहेगी, ये सीरीज आपके लिए इनफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि इनफ ही रहेगी, यहाँ पे आप अपनी तरह से और कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि ठीक है जो भी है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, लोटा शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है। तो लोटा शब्द जो है वो आता है देशज श्रेणी में। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति इस यहाँ पे कोई संस्कृत स्रोत नहीं मिलता है और जो स्थानीय बोलियों से सीधे हिंदी में आए रहते हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि लोटा, पगड़ी, ये इत्यादि। अब यहाँ पे देशज विदेशज शब्द अगर ये स्टार्ट हो गए तो देख लेते हैं यहाँ पे देशज की परिभाषा क्या है। देश धन जौ से मिला हुआ है ये, जैसे कि अर्थार्थ क्या होता है इसका, देश में ही जन्मा हुआ। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई संस्कृत या मूल विदेशी स्रोत यहाँ पे नहीं मिलता है, जो लोग स्थानीय लोग आपस में बोल बोल के यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, अपने बोलचाल में यूज कर लेते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। अब लोटे का शाब्दिक रूप क्या है यहाँ पे, लोटा शब्द पूरी तरह से भारतीय ग्रामीण परिवेश की अपनी मौलिक संरचना में है, जिसका कोई एक अन्य ऐतिहासिक या विदेशी शास्त्रीय भाषा इत्यादि यहाँ पे नहीं है। अब निर्माण प्रक्रिया क्या होती है इसकी, देशज शब्दों का निर्माण जो है अक्सर प्राकृतिक आवाज यानी कि ध्वन्यात्मक अनुकरण या रोजमर्रा के घरेलू कार्यों के दौरान यहाँ पे अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे इसके अन्य उदाहरण भी हैं, पगड़ी, झोला, थलिया, कोटा, थरिया, कटोरा, डिबिया, पेटी, खिड़की। तो ये आपके ना जितने भी हैं शब्द हैं इनको रटी लेना। इसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज यहाँ पे कौन सा है, खिड़की भी है, खटिया भी है, तेंदुआ, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपके देशज शब्द हैं। यहाँ पे बात करेंगे अगला, यहाँ पे इसकी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो जो आंचलिकता, खिड़की है, खटिया, तेंदुआ, ये तीनों शब्द क्या हैं, देशज की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका भाषाई विकास भारतीय उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय बोलचाल से हुआ है। यहाँ पे खटे का जो उद्गम है वो खाट या खटवा के प्रभाव से निर्मित हुआ है। इसका कोई विशिष्ट रूप से आंचलिक बोलियों की मौलिक यहाँ पे देन नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे तेंदुआ शब्द की उत्पत्ति। तो तेंदुआ क्या है, भारतीय जंगलों के जनजीवन से जुड़े स्थानीय शिकारों और वनवासियों द्वारा यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, कहीं आप कहने लोगों तेंदुआ क्या है, एक नॉर्मल वैसे शब्द है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तेंदुआ, ऐसे शब्दों को आपको याद करना है जो आपको नए सुने हो या आपको नए लगते हो, कि आपको लगता हो कि ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे और ऐसे क्वेश्चन में हम कंफ्यूजन है, तो उनको ही नोट डाउन करना है, बाकी तो आपको आते ही हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हैं अन्य आंचलिक शब्द या उदाहरण के, या जो देशज शब्द होते हैं उसके उदाहरण है, तो आप इनको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कैंची किस भाषा का शब्द है। तो कैंची दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंची, चाकू, तो, बारूद और कुली, ये जो आगत शब्द है ना, विदेशी शब्द है, इसके अंतर्गत आते हैं और ये तुर्की भाषा से हिंदी में आए हैं। अब यहाँ पे तुर्की की जो ट्रिक है वो क्या है, तुर्की में ना अधिकतर क्या है, काटने, पीटने, फोड़ने वाली चीजें हैं। ठीक है,
जैसे चाकू, तो गोला बारूद, ये सब चीज़ें हैं तुर्की में। बात करेंगे, तुर्की शब्द मुख्य रूप से भारत में मुगलों और तुर्क आक्रमणों के दौरान यहाँ पे आया था, जिसमें सैन्य हथियार और प्रशासनिक पदों के नाम यहाँ पे शामिल है। तो किस किस के हैं? सैन्य हथियार और प्रशासनिक पदों के नाम यहाँ पे शामिल है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कैंची, ताक, चाकू, तो बारूद, कुली विशुद्ध रूप से क्या है, तुर्की मूल शब्द हैं और वे अब हिंदी में सामान्य रूप से प्रयुक्त यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे बात करेंगे, जो ये उर्दू शब्द है ना, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। अब ये उर्दू क्या है ना, ये भाषा वाला शब्द नहीं है, जो उर्दू भाषा होती है उसकी वो वाला शब्द नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शाही शिविर, लश्कर या छावनी, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। और तुर्की शब्दावली संग्रह की बात करें तो यहाँ पे बहादुर, ये आप देख लेना, ठीक है, इसमें सारे इंक्लूडेड कर रखे हैं जो जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, आल्पिन और गमला शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं? तो जो आल्पिन और गमला है, ये आए हैं पुर्तगाली से। भारत में पुर्तगालियों के आगमन से आल्पिन, गमला, बाल्टी, तौलिया, साबुन, ये शब्द आए हैं, ठीक है। बात करें इसकी, तो जो ये हैं घरेलू उपयोग की वस्तुएं अधिकतर, तो उनमें क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे जो थे ये सैन्य हथियार और प्रशासनिक पद, ये तुर्की भाषा के शब्द थे। वैसे ही जो यहाँ पे घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे आल्पिन, गमला, बाल्टी, तौलिया, साबुन, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। शब्दावली की विशेषता क्या होती है? पुर्तगाली शब्दों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अधिकांशतः रसोई, घरेलू सामान और फल सब्जियों और पादरियों के धार्मिक जीवन से संबंधित है। और सारे एग्जाम्पल मैंने जितने हो सकते थे उतने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। घरेलू रसोई से संबंधित है अलमारी, अनानास, पपीता, काजू, चाबी, तिजोरी, पादरी, तंबाकू, ठीक है। तो आपको ऐसे एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया मैंने कि इस कैटेगरी के जो चीज़ें शब्द हैं उनको इस लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये इजी रहेगा याद करने में। अगला क्वेश्चन, अदालत और वकील शब्द किस भाषा के हैं? तो अदालत और जो वकील है वो अरबी भाषा के शब्द हैं। यहाँ पे न्याय, कानून और प्रशासन से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं, जैसे अदालत, वकील, तारीख, मुकदमा, ये शब्द क्या हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। बात कर लेंगे इसकी डिटेल में। न्यायालयीन शब्द है, न्यायालयीन शब्द है, ठीक है, जो भी मतलब कि कोर्ट से रिलेटेड जो शब्द हैं, उनके जो सारे वो हैं शब्द अरबी भाषा के शब्द होते हैं, जिनके बिना आज भी क्या है, भारतीय कोर्ट कचहरी का काम यहाँ पे नहीं चल सकता। और आप तो आने वाले टाइम पे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कोर्ट कचहरी के यहाँ पे आपकी ड्यूटी देगी, वहीं ज्वाइन करेंगे आप, तो वहाँ पे तो ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो आप क्या है, अभी से रट लें इन शब्दों को और प्रैक्टिस कर लें कि हमें ये शब्द वहाँ जाकर बोलने हैं, एक मोटिवेशन के तौर पर। जैसे इसमें है औरत, इज्जत, इलाज, अमीर, अजीब, अल्लाह, आदमी, इनाम, इस्तीफा, इमारत, मुहावरा, किताब, कलम, कुर्सी, जिला, तहसील, मुंसिफ, गवाह, जलसा, जुर्म, तो ये शब्द हैं, ठीक है, इनको याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है जो हिंदी में बहुप्रचलित है? ये जो रिक्शा है ना, अब ये रिक्शा क्या है, जापानी शब्द है, ठीक है, तो ये तो हर किसी को याद होगा हालांकि। तो यहाँ पे बात करें इसी प्रकार, जो सायोनारा, ये भी जापानी शब्द है, जबकि चाय और लीची क्या है, चीनी शब्द है, आप सभी को पता है। चाय का तो पता है, लीची का आप देख लेना, जिसको पता ना हो वो याद कर सकता है चाय लीची के साथ साथ। अब लीची में क्या है, 2 ई की मात्रा है, वो भी बड़ी बड़ी है, और चीनी में भी 2 ई की मात्रा, वो भी बड़ी बड़ी है। तो ऐसे ही बस रिलेट करके जितना शब्दों को याद करेंगे ना, उतने जल्दी याद होता है, ठीक है। और 1-2 बार अपने दिमाग में ये ठान लें कि हम हर चीज़ को रिलेट करेंगे, तो और जल्दी याद होता है। अब बात करेंगे सायोनारा का जो साहित्यिक प्रयोग है, वो सायोनारा जापानी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, अलविदा होता है, जो हिंदी साहित्य और कुछ गीतों में भी प्रयुक्त यहाँ पे हुआ है। बात करेंगे सिल्क रूट का प्रभाव, तो जो चाय है, लीची है, चीकू है और तूफान है, मूल रूप से चाइनीज शब्द यानी कि चीनी भाषा के शब्द हैं, जो प्राचीन रेशम मार्ग जो सिल्क रूट था और चाय के जो व्यापार हैं, इनके माध्यम से भारत यहाँ पे पहुंचे थे। जो चीनी शब्द हैं उनकी पहचान क्या होती है? ये मुख्य रूप से विशेष फल होते हैं, खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, प्राकृतिक आपदाओं के नाम से ही जुड़े रहते हैं। और दूसरा जो उदाहरण है जापानी में सुनामी, जो कि समुद्र की लहरें होती है, और चीनी में क्या कहते हैं उसको, पटाखा कहते हैं। पटाखा क्या होती है, व्यापारिक संबंध के कारण यहाँ पे, तथा लोकार्ट यहाँ पे शामिल है, लोकार्ट। अब ये फल है, लोकार्ट, ठीक है, एक फल। बात करेंगे अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा फारसी शब्द यहाँ पे है? तो यहाँ पे जो फारसी शब्द है वो चश्मा, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे बात करेंगे, चश्मा फारसी शब्द है, जबकि जो स्टेशन है वो अंग्रेजी शब्द है। स्टेशन तो इंग्लिश में आप सभी को पता होगा, स्टेशन, ठीक। और तंबाकू क्या है, ये पुर्तगाली शब्द है। और अमीर क्या है, अरबी शब्द यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो अमीर है उसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जो अमीर शब्द अरबी कैसे है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं, अरब के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं। बात करें इसमें राजभाषाई प्रभाव की, तो फारसी क्या है, लंबे समय तक भारत में मुगलों की राजभाषा रही है, जिसके कारण हिंदी पर इसका सबसे बड़ा गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा था। अब चश्मे की बात करें तो चश्मा फारसी का शब्द है जो आंखों के लेंस वाले फ्रेम के लिए प्रयुक्त होता है। आप सभी को पता है चश्मा कहाँ यूज होता है। स्टेशन अंग्रेजी, पुर्तगाली है, तंबाकू पुर्तगाली है, और अमीर अरबी शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कोमल उच्चारण सौंदर्य। जो फारसी शब्द होते हैं ना, उनकी ये पहचान होती है कि उनके उच्चारण क्या होते हैं, कोमल होते हैं। जैसे गजल, खान पान और प्रशासनिक व्यवस्था और दैनिक जीवन के व्यावहारिक यहाँ पे संदर्भों के साथ की जाती है। फारसी शब्द की बात करें तो दीवार, बाजार, कागज, नमक, हजार, तो ये बहुत सारे शब्द हैं, फारसी शब्द हैं। टोटल मैंने लिख दिए हैं, बाकी एक दो छूट गए होंगे तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी है जिसका केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है? एकार्थी यानी कि एक अर्थ वाला। तो यहाँ पे जो पटना है, पटना क्या है, एक व्यक्तिगत संज्ञा है जो कि किसी शहर का नाम है। ऑब्वियस बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसका एक ही अर्थ है। बाकी शब्द के पत्र, कर, कनक, इसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेंगे इसकी भाषा की, तो एक अर्थी यानी कि जिसका केवल एक निश्चित अर्थ है, स्थिर और रूढ़ अर्थ होता है, यानी कि जो कभी बदले ना, रूढ़ अर्थ है। इसका बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नियम की, तो पटना क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नियम के अनुसार संसार की सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि व्यक्तियों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, ये अनिवार्य रूप से क्या होती है, एकार्थी, यानी कि ये एकार्थी ही रहेंगे, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकती। अनेकार्थी से इसकी बात करें तो पत्र, कर और कनक क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं, क्योंकि इनके क्या है, पत्र का अर्थ है चिट्ठी और पत्ता दोनों होते हैं। कर का अर्थ क्या होता है, हाथ, सूंड और टैक्स, तीन अर्थ हैं इसके, ठीक है। और कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है, यानी कि इनके अनेक अर्थ होते हैं इन शब्दों के। समझ में आ गया। बाकी इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली की, तो वैज्ञानिक शब्दावली, तकनीकी शब्द और दिन महीनों के नाम भी क्या है, एकार्थी होते हैं, क्योंकि इनका अर्थ संदर्भ पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब है जो वैज्ञानिक शब्दावली होगी और टेक्निकल शब्द और दिन और महीने के नाम हमेशा एकार्थी शब्द रहते हैं। और एकार्थी के उदाहरण जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कनक शब्द के दो मुख्य अर्थ क्या हैं? तो कनक शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं, सोना और धतूरा, ऑप्शन सी अभी बता दिया है। और एग्जाम्पल देखें इसके, तो खाद्य और कृषि संदर्भ की हम बात करेंगे तो कनक क्या है, तीसरा अर्थ भी होता है गेहूं या गेहूं का आटा, ये भी होता है इसका, क्योंकि गेहूं के फसल पकने पर सोने की तरह पीली और मूल्यवान दिखाई देती है, इसलिए याद रखना गेहूं का कनक का एक अर्थ गेहूं या गेहूं का आटा भी होता है। इसके बाद बात करेंगे पुष्प सौंदर्य संदर्भ की, तो पलाश के फूल जो कि टेसू, इनको भी क्या कनक कहा जाता है, क्योंकि इनके फूलों का रंग धधकती हुई आग या पिघले हुए सोने जैसा चमकीला होता है। और इसके अलावा अर्थ देखें कनक के, तो इसमें खजूर का पेड़ भी कुछ प्राचीन और प्रामाणिक संस्कृत कोशों में क्या है, इसका अर्थ शामिल किया गया, खजूर का पेड़। चलो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। बाकी आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से किस विकल्प के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो जो द्विज शब्द है कपूर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, बाकी पक्षी के लिए, ब्राह्मण और दांत के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा इसका अर्थ है। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला, जैसे पक्षी, ब्राह्मण और दांत, तीनों को यहाँ पे द्विज कहते हैं, लेकिन कपूर क्या इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पे देख लेंगे इसकी बात, तो द्विज का शाब्दिक अर्थ हमने बता दिया, दो बार जन्म लेने वाला, ठीक है। द्विज, द्विधन जड़। यहाँ पे बात करें जो पक्षी होती है, पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या है, उसका जन्म पहले होता है, जन्म अंडे के रूप में होता है, और दूसरा जन्म जब अंडा फूट जाता है और जब संसार में आता है तो उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है। तो याद रखना, हमेशा पक्षी को द्विज कहते हैं। बाकी वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में
ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय और वैश्य, इनको भी क्या है द्विज कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म तो पहली बार माता के गर्भ से होता है और दूसरी बार क्या होता है उपनयन यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद या जनेऊ संस्कार के बाद इसका दूसरा जन्म यहाँ पे माना जाता है। शरीर विज्ञान की बात करें तो जो दांत होते हैं, दांतों को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के दांत क्या जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, पहले दूध के दांत और फिर स्थायी दांत, है ना। अब जो खगोलीय और अन्य अर्थ हैं जैसे कि चंद्रमा, इसको भी द्विज कहते हैं या द्विजराज कहते हैं, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है। अंडज, प्राणी, नाखून, इनको भी क्या है कुछ संदर्भों में द्विज कहा जाता है। और कपूर क्या है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बात करें इसके बाद, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। तो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द है संख्या, गोद, नाटक का यह भाग है। अंक के अनेक अर्थ हैं, जैसे गणित की संख्या, माता की गोद, किसी नाटक का कोई एक भाग या अध्याय। समझ में आया। तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द इसमें से अंक का पूछा था, ठीक है। यहाँ पे बात करें गणितीय अर्थ में, एक अत्यंत व्यवहारिक अनेकार्थी शब्द है अंक, जिसका एक प्रमुख अर्थ होता है संख्या या डिजिट, 0 से 9 तक जो होती है सभी को पता है। यहाँ पे बात करेंगे दूसरा अर्थ है माता की गोद या क्रोड़ से होता है, जो जैसे नाटक में नायक और नाटक में नायक का नायिका को अंक में लेना यानी कि गोद में लेना, या शिशु या माँ को गोद में लेना, ये इसका अर्थ है, ठीक है। बात करेंगे नाट्य व साहित्य विधा में, इसका तीसरा अर्थ होता है जो बड़े नाटक और उपन्यास या धारावाहिक का कोई एक भाग, खंड या एपिसोड जो कहते हैं आप, इसका है। बात करें इसके चिन्हीकरण की, तो अंक के अन्य अर्थों में शरीर या वस्तु पर लगाया गया कोई चिन्ह, दाग, ठप्पा या छाप की प्रमुखता से भी शामिल यहाँ पे किया गया है। बात करें इसके बाद दूसरे संदर्भ में, तो भाग्य के संदर्भ में, मतलब तो यहाँ पे भाग्य, किस्मत या ललाट की रेखाओं के लिए भी क्या है अंक शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अंक जागना या भाग्य के अंक। आपने देखा होगा न्यूज चैनलों में आज के अंक या भाग्य के अंक बताते रहते हैं। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, सारंग शब्द का अनेकार्थी रूप में निम्न में से कौन सा यहाँ पे है। सारंग क्या है, शेर, मोर, सर्प, ये सभी शब्द क्या हैं सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। यहाँ पे देख लेंगे तो ये जो सारंग शब्द है इसके हिंदी में 100 से भी अधिक अर्थ मिलते हैं, जिसके कारण इसे अनेकार्थी शब्दों का राजा या सबसे जटिल अनेकार्थी शब्द भी माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट तो वैसे ही हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी शब्दों का राजा कहा जाता है, ठीक है। हम पता चल रहा है अनेकार्थी शब्द रटने में लगे हैं और वहाँ पूछ लिया ये क्वेश्चन, है ना। तो हमें तो हर चीज़ से, हर एंगल से यहाँ पे क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है ना। बात करें इसमें पशु पक्षियों के संदर्भ में, सारंग का अर्थ है शेर होता है, मोर, सर्प, हिरण, चातक, हंसी। तो ऐसा कोई पक्षी है या जानवर है जिसका अर्थ सारंग से नहीं होता, तो इसलिए तो ये राजा है। अब बात करेंगे प्राकृतिक तत्व की, तो प्राकृतिक तत्वों के संदर्भ में सारंग का अर्थ बादल, सूर्य, चंद्रमा, रात, पानी, आकाश, हवा। तो यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इसके मतलब है। सौंदर्य और इसकी बात करें तो यहाँ पे वस्त्र, घड़ा, धनुष, शंख, सोना, कपूर, एक प्रकार का क्या है राग और सुंदर स्त्री, यहाँ पे सभी क्या है सारंग के भौतिक पदार्थ के अर्थ हैं। काव्य सुंदर की बात करें तो काव्य में इसका प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जहाँ एक ही दोहे में 5 से 6 बार सारंग शब्द अलग अलग अर्थों में आता है। तो बहुत ज़्यादा ये क्या है अनेकार्थी शब्दों का है, 100 से भी ज़्यादा, इसलिए इसको कहा गया है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हरि शब्द का अर्थ नहीं है। तो हरि शब्द का अर्थ है विष्णु है, मेढक भी है, सिंह भी है, हल्दी नहीं है, ठीक है। हरि के अनेकार्थी शब्द जिसमें विष्णु, मेढक, सिंह, वानर, सांप इसके लिए आता है, हल्दी के लिए नहीं आता इसका अर्थ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो हरि शब्द है इसका सबसे मुख्य, सर्वोच्च या पवित्र अर्थ है इसका विष्णु या उनके अवतार जो भगवान श्री कृष्ण है उनके लिए किया जाता है, रूढ़ शब्द है, ठीक है, हरि उनके लिए ही। यहाँ पे बात करेंगे प्राकृतिक और जीव जगत में हरि का अर्थ क्या होता है, मेढक होता है, सिंह यानी कि शेर, सर्प, वानर ये सब होते हैं। देवताओं की श्रेणी में हरि शब्द यमराज, वायुदेव, इंद्रदेव और सूर्यदेव के लिए भी अलग अलग प्राचीन वैदिक ऋचाओं में यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे वर्ण सूचक विश्लेषण की बात करें तो रंगों के संदर्भ में भी हरे का प्रयोग होता है, जैसे हरे रंग का या हरा होता है। हरियाली शब्द की उत्पत्ति भी यहाँ पे से जुड़ी हुई है। और हल्दी के लिए हरि का प्रयोग नहीं होता है, हल्दी के लिए ये अपने आप में क्या है तत्सम रूप है, ठीक, अपने आप में स्वतंत्र है। और हल्दी का तत्सम क्या होता है, हरिद्रा होता है, ठीक है। और औषधीय वनस्पति में आता है हल्दी। बात करेंगे इसके बाद तिशिर या अंधकार का विलोम आलोक शब्द होता है, ठीक है। तो तिमिर का सही विलोम क्या होगा। अब विलोम शब्द स्टार्ट हो गए हैं,
तो यहाँ पे तिमिर का विलोम होता है आलोक। अब इसकी डिटेल में देखते हैं चर्चा। विलोम की परिभाषा वही है कि किसी शब्द के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला को विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक कहते हैं। और सबसे बड़ा जो नियम होता है वो होता है सजातीयता का नियम, यानी कि एक ही जाति के विलोम, एक ही जाति के शब्द को उसी की जाति के विलोम शब्द से यहाँ पे मैच करते हैं। जैसे विलोम शब्द में जो तत्सम शब्द है, तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा, देशज का देशज होगा, विदेशज का विदेशी होगा। यह अनिवार्य, वरना यह विलोम नहीं माना जाएगा। बात करेंगे तिमिर। अब तिमिर क्या है? तत्सम शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? घना अंधकार होता है। और इसका जो सटीक विलोम है वो तत्सम शब्द ही है, और उसका जो विलोम है वो है आलोक, प्रकाश की किरणें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे भाषाई स्तर का महत्व। तो अंधकार का विलोम प्रकाश होता है और अंधेरे का विलोम क्या होता है? उजाला होता है। समझ में आया ना? क्योंकि अंधकार और प्रकाश क्या है? ये है तत्सम, और अंधेरा और उजाला क्या है? ये है तद्भव। अब यहाँ पे हम अंधकार का विलोम उजाला नहीं कह सकते, समझ रहे हो ना? क्योंकि अंधकार है तत्सम शब्द है, उजाला है तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे तत्सम तद्भव, तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। स्थावर का सही विलोम क्या है? तो स्थावर का जंगम होता है सही विलोम। अब बात कर लेंगे यहाँ पे इसकी। तो स्थावर क्या है? जो एक ही स्थान पर स्थिर रहे, स्वतः चल ना सके, या जिसे नष्ट किए बिना स्थानांतरित किया ना जा सके। जैसे कि मकान, पेड़, पर्वत, ये सब क्या है? स्थावर है। यहाँ पे इसका जो जंगम होता है, जंगम का मतलब होता है जो चलायमान हो या एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से यहाँ पे गति कर सके, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, सब। ठीक है। और सचल और चंचल का भेद की बात करें तो यहाँ पे सचल का विलोम होता है अचल, चलने और ना चलने होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चंचल का विलोम क्या होगा? स्थिर होगा, शांत या गंभीर यहाँ पे होगा। और इसी क्रम में चेतना का विलोम क्या होता है? जड़ होता है। चेतन का विलोम, चेतना नहीं चेतन। और चेतन का संबंध क्या है? जीवन और संवेदनशीलता से है, जबकि जो जड़ होता है वो पूर्णतः क्या होता है? निर्जीवता का कारण होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। यहाँ पे देखें इसका अर्थ। तो उन्नति, श्रेष्ठता की ओर निरंतर आगे बढ़ना, खिंचाव या किसी वस्तु का ऊपर यहाँ पे और ऊपर की ओर उठना। और जो अपकर्ष का अर्थ होता है वो होता है अवनति, यानी कि नीचे की ओर गिरना या पतन की ओर जाना या नीचे की ओर गिरना। यहाँ पे सब चीज अपकर्ष का अर्थ होता है। उपसर्ग परिवर्तन का नियम की बात करें यहाँ पे, तो जो मूल शब्द है इसमें लगे जो उपसर्ग है इसको विपरीत अर्थ वाले या उपसर्ग से बदलकर यहाँ पे विलोम बनाया जा सकता है। जैसे उत या अप, उत को अप में बदलने से बन जाता है। यहाँ पे वही हुआ है, उत था, उत अप उपसर्ग है और उत को क्या बना दिया? अप बना दिया, तो यहाँ पे विलोम शब्द बन गया। बात करेंगे अनुत्कर्ष। ये कोई मानक शब्द नहीं है। व्याकरण नियमों के अनुसार पतन शब्द का सही और सटीक विलोम क्या होता है? उत्थान होता है। इसी क्रम में बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? तो अनुराग का विलोम है विराग। यहाँ पे इसका देखें एग्जाम्पल। तो जो अनुराग है, अनुराग क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम, आसक्ति या निष्ठा या गहरा झुकाव यहाँ पे होना, जैसे भक्त और भगवान के प्रति यहाँ पे होता है। विराग की बात करेंगे तो आसक्ति का अभाव होता है, या अनुराग या प्रेम का यहाँ पे समाप्त हो जाना, और मन में पूर्ण उदासीनता या वैराग्य का भाव आ जाना। और प्रेम का विलोम की बात करें तो प्रेम का विलोम यहाँ पे घृणा होती है, जो कि सामान्य बोलचाल की तद्भव मानवीय सुविधाओं का यहाँ पे दर्शाता है। और इसके उदाहरण भी है। वैराग्य का विलोम ग्राहस्थ्य होता है, और वीतराग का विलोम क्या होता है? अनुरागी या रागी होता है। इसके बाद बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है आविर्भाव शब्द का सही विलोम चुनना है। तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आविर्भाव का अर्थ है तो किसी अदृश्य वस्तु या विचार का प्रकट होना, उदय होना या मंच पर आना या भौतिक रूप से अवतरित होना आविर्भाव कहलाता है। तिरोभाव की मतलब है, तिरोभाव का मतलब है कि किसी वस्तु का यहाँ पे प्रकट या दृश्य का ओझल हो जाना, यानी कि गायब हो जाना, अंत हो जाना या पूर्णतः विलीन हो जाना, इसका तिरोभाव इसका आंसर। बात करेंगे प्रादुर्भाव का शब्द की प्रकृति क्या होती है। प्रादुर्भाव शब्द क्या है? आविर्भाव का ही पूर्ण समानार्थी है। ठीक है, इसका ही समानार्थी है प्रादुर्भाव। इसका अर्थ भी क्या होता है? उत्पत्ति या प्रकटीकरण।
और अभाव का विलोम होता है प्रचुरता, यानी कि अभाव मीन्स कमी और प्रचुरता मीन्स बहुलता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का विलोम होता है वक्र, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें यहाँ पे इसकी, तो ऋजु क्या होता है? बिल्कुल सीधा या जिसमें कोई मोड़ ना हो, निष्कपट या सरल, ज्यामिति में 180 डिग्री की ऋजु रेखा, ये ऋजु का अर्थ है। और वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा, घुमावदार, तिरछा, कुटिल या चालाक, जैसे गणितीय वक्र में रेखा कुटिल या वक्र होती है। बात करेंगे इसकी सरल और सीधा का भेद क्या है। यहाँ पे सरल का विलोम कठिन या जटिल होता है, जबकि सीधा का विलोम क्या होता है? उल्टा या टेढ़ा यहाँ पे होता है, जो तद्भव रूप है। साहित्य उपयोग की बात करें तो ऋजु शब्द का प्रयोग साहित्य भाषा में व्यक्ति के मन के सीधेपन और ईमानदारी यानी कि ऋजुता के लिए यहाँ पे खूब किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि का होता है समष्टि, ऑप्शन नंबर ए। व्यष्टि की बात करें तो व्यक्तिगत इकाई, एकाकी रूप या समाज का एक एकल सदस्य या माइक्रो स्तर पर, जैसे कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, और समष्टि यानी कि संपूर्ण, समूह, सामूहिक रूप या समग्र समाज। अब यहाँ पे व्यष्टि क्या है ना, व्यष्टि का जो सेंस आ रहा है व्यक्तिगत आ रहा है, ठीक है, व्यक्तिगत। अभी याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, खुद के लिए, यानी कि छोटा सदस्य, खुद के लिए। और जो समष्टि है, समष्टि यानी कि समाज आ रहा है, तो समाज यहाँ पे क्या होगा? पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पे होल की बात होगी यहाँ पे, यानी कि पूरा, होल। अब बात करेंगे यहाँ पे समाज का जो विलोम होता है, समाज का विलोम होता है व्यक्ति, और समस्त का विलोम होता है एकाकी या असमस्त। और शब्दावली का उद्गम की बात करें यहाँ पे, तो व्यष्टि और समष्टि एक विविधतार्थक जोड़ा है, मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र या अर्थशास्त्र की रूढ़ पारिभाषिक शब्दावली से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्या है बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची जलद। अच्छा, यहाँ पे ये जो शब्द है ना, इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जलद, नीरद, जलज और मेघ में यहाँ पे बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये जलज नहीं है। अब यहाँ पे सबसे जो ट्रिक है वो है कि जौ। अब जौ का अर्थ है ना, यहाँ पे समझ लो पहले। जौ का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, ठीक है। कहीं पर भी जौ आ जाए जिसके शब्द के पीछे, तो यानी कि जन्म लेने वाला। अब यहाँ पर देखो, जलद का अर्थ होता है बादल, ठीक, क्योंकि अब जल तो पानी हो गया, ठीक है, और दौ है, दौ कहाँ पर आता है? बादल में भी दौ आता है। ये इसको याद रखना, याद करने के लिए है ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे बादल में भी दो है और जलद में भी दो है, तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और नीरद में भी क्या है? देखो, दो आ रहा है, बादल में भी दो आ रहा है, तो इसका ये पर्यायवाची हो जाएगा। जलद और नीरद आपको याद हो गए। मेघ, तो मेघ आप सभी को पता है बादल का पर्यायवाची है। अब जलज क्या है? जलज यहाँ पे बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का जलज क्या है? यहाँ पे जलज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। अब जन्म लेने वाला, कहाँ जन्म लेने वाला? क्योंकि जो का अर्थ मैंने बताया जन्म लेने वाला, लेकिन यहाँ पे जल है ना, तो यहाँ पे पानी में जन्म लेने वाला। और पानी में कौन जन्म लेता है? कमल। तो यहाँ पे जलज का जो अर्थ है, यानी कि समानार्थी है या पर्यायवाची है, वो क्या है? कमल है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बादल के पर्यायवाची के नियम, यहाँ पे दौल देने वाला यानी कि धर, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जौ क्या होता है? जन्म लेने वाला, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे नीरज, जलज, तोयज, सरोज, ठीक है। ये शब्द क्या होते हैं? जन्म लेने वाले के सेंस में आते हैं, दो शब्द। और धी या निधि, ये क्या करता है? जोड़ते हैं, ठीक है, धारण करने वाला जो जोड़ते, जैसे कि जरधि, निर्धि, तोयधि, ठीक। और विशिष्ट तत्सम के उदाहरण की बात करें तो बादल हेतु क्या होता है? मेघ, जिमूत, पंज, पर, पर्जन्य, ठीक है। और कमल के लिए अरविंद, पुंडरीक, और समुद्र के लिए रत्नाकर, पारावार, अर्वण, ठीक है। तो ये क्या है? एग्जाम्पल इसके हैं। अगला क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरविंद क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है। बात करेंगे इसकी, अरविंद, तो ये जो कमल है ना, कमल का प्रतिष्ठित तत्सम पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो अरविंद क्या है? तत्सम शब्द भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको, जो आध्यात्मिक ग्रंथों में उपमा के लिए सर्वाधिक यहाँ पे प्रयुक्त होता है, उपमा अलंकार के लिए, ठीक है, उपमा देने के लिए, यानी कि तारीफ के टाइम पे, ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पे कमल के रंगों के आधार पर अलग अलग भेद। तो पुंडरीक, कमल को पुंडरीक बोलते हैं। और पुंडरीक कौन सा होता है? सफेद वाला कलम। इंदिवर भी कमल को बोलते हैं, यानी कि बोलते क्या, इसका पर्यायवाची है। तो इंदिवर क्या है? नीला कमल। कोकनद लाल कमल, और उत्पल
नॉर्मल कमल, ठीक है। तो ये 4 कमल के कलर के हिसाब से कमल के रूप में, ठीक है। तो इनको भी याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करेंगे कल्प वृक्ष के पर्यायवाची। तो कल्प वृक्ष जो है ना, स्वर्ग के जादुई वृक्ष को कल्प वृक्ष कहते हैं, और इसके जो पर्यायवाची जैसे पारिजात, देवद्रुम, कल्पतरु, कल्पशाल और मंदार, ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी क्रम में देखें पुष्प के पर्यायवाची, तो जैसे गुलाब के लिए पाटल और शतपत्र, ये आपको याद होनी चाहिए। केवड़ा, ये भी एक फूल है, तो इसके लिए केतकी, पासुंका और धूली पुष्प, इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करें, अगला क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची जो है हिमांशु नहीं है, बाकी दिनकर, दिवाकर, भास्कर। आपको तो सूर्य के तो हमेशा याद ही रहेंगे, मुझे पता है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हिमांशु को देख लेते हैं। हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अब आप ऐसे भी याद करो ना, आपको किसी ना किसी दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदारों में हिमांशु नाम होगा, ठीक है। अब उसका चेहरा याद करो और चेहरे से उसका क्या है ये याद करो कि वो क्या है ना, उसका जो चेहरा है वो चांद की तरह है, ठीक है, चंद्रमा की तरह है। बस हो गया याद, हिमांशु का पर्यायवाची चंद्रमा। हिमांशु किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का। ऐसे रिलेट करने होते हैं हमें, क्योंकि एग्जाम्पल याद करके और रिलेट करके याद करके आपको एक एग्जाम निकालना है, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको बताना भी मत, ठीक है, जिसके नाम पे आपने हिमांशु, जो भी हिमांशु होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा हिमांशु की बात करें यहाँ पे, तो सूर्य चंद्रमा के किरणों का प्रकाशित और आधारित यहाँ पे पर्यायवाची की देख लेते हैं, जो कि है सूर्य की पर्यायवाची की मूल आत्मा की बात करें तो दिन का निर्माण करने वाले, गर्मी देने वाले और अंधकार का नाश करने से जुड़ी है, जैसे कि दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि, सविता, मार्तंड और अंशुमाली। यहाँ पे आपको जो नाम याद नहीं आ रहे हैं या जो नाम आपको याद नहीं है, तो ऐसे तो ये तो ऐसे नाम है जो किसी ना किसी पर्सन के होंगे आपके पड़ोस अड़ोस में या रिश्तेदारों में, तो उनके शकल को देख के उनको ये बता दो या उनके अपने दिमाग में ये रख लो कि वो क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें बहुत से होंगे, दिनकर और दिवाकर तो ठीक है, अब भानु किसी का नाम होगा, रवि भी किसी का, रवि को तो चलो याद रहता है सभी को, और सविता किसी का नाम होगा, मार्तंड तो सभी को पता है सूर्य का पर्यायवाची है, और अंशुमाली भी सभी को पता है सूर्य का पर्यायवाची है। अब बात करेंगे, ऐसे रिलेट करके याद करना होता है, क्योंकि ये जो आप ऐसे रिलेट करके याद करेंगे ना, तो ऐसे आपको जल्दी एलिमिनेट होंगे वहाँ पे, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है ऐसे करके। हालांकि बहुत से लोग इसमें ऐसा करते भी होंगे, बट जो नहीं करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करके याद करना है इनको। अब बात करें चंद्रमा यानी कि हिमांशु का अर्थ क्या होता है, जो हमें शीतल किरणों का स्वामी है, और इसके अन्य नाम है सुधांशु, शशांक, मयंक, राकेश, निशाकर, सोम और कलानिधि, ठीक है। बात करेंगे तरणी और तरणी का सूक्ष्म अंतर क्या है। यहाँ पे देखो, जो तरणी है छोटी ई की मात्रा है, इसका अर्थ तो होता है सूर्य, लेकिन जो तरणी में बड़ी ई की मात्रा होती है इसका अर्थ होता है नाव, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कोई भी ऐसा एंगल ना हो कोई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है हमारा कि अभी जो नया क्वेश्चन आएगा वो तो सभी के लिए नया होगा, लेकिन जो हमारे पुराने क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होने चाहिए। हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है, और जब एग्ज़ाम नज़दीक हो जाता है तो हम क्या है, थोड़ा सा बौखला जाते हैं, है ना, उस टाइम पर थोड़ा सा ये समझ नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो उसके लिए आपको निश्चिंत होकर ये आपको सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, और अपने दोस्तों को भी, जो आपके खास दोस्त हैं, खास मित्र हैं, उनको भी ये बतानी है कि इस सीरीज में आपको सब चीज़ मिलेगा। चंद्र कलाओं के सूचक शब्द की बात करें तो राकापति का अर्थ होता है पूर्णिमा का चांद, और शपानाथ रात के स्वामी जो है चंद्रमा, इनको संबोधित यहाँ पे करता है। अगला क्वेश्चन, यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यमुना शब्द का जो पर्यायवाची है वो कालिंदी है। अब बात करेंगे, यमुना नदी जो है सूर्य की पुत्री मानी जाती है, और जो कालिंद पर्वत है यहाँ से निकलने के कारण इसका नाम कालिंदी या सूर्य सता यानी कि सूर्य की पुत्री कहा जाता है। इसमें देखें इसके एग्जाम्पल की बात, तो पौराणिक और आध्यात्मिक संबंध की बात करें तो यमुना नदी को पौराणिक साहित्य में सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और भगवान श्री कृष्ण की परम प्रियता यहाँ पे माना गया है। सूर्य की संबंध आधारित नाम क्या आया, सूर्यसता, भानुजा, अर्कजा, रविमुता, रवि नंदिनी, सूर्य तनया, तरुणी, तो सारे नाम इंपोर्टेंट है। और आयोग क्या करता है ना, आयोग हमेशा कोशिश करता है कि भगवानों के नाम से या ऐसे जो पॉपुलर होते हैं उन्हीं से कंफ्यूजन करने की कोशिश करता है यहाँ पे, ठीक है।
अब बात करेंगे इसका भौगोलिक और वर्ण सूचक की। तो कालिंदी पर्वत से निकलने के कारण कालिंदी नाम है, और श्याम वर्ण जल के कारण इसका नाम कृष्णा या श्यामा भी कहा जाता है यमुना को। गंगा और यामिनी का भेद की बात करते हो, जो भागीरथी केवल गंगा का पर्याय है, और जो यामिनी है, यामिनी शब्द रात, इसका केवल अर्थ रात होता है, और इसका यमुना से कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं है। अब यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन, अनल किस शब्द का पर्यायवाची है? तो अनल क्या है? आग का पर्यायवाची, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची है। यहाँ पे इससे मिलता जुलता एक शब्द और है अनिल। अनिल आप सभी को पता है हवा का पर्यायवाची है। देख लेते हैं इसकी डिटेल में चर्चा। तो अनिल के अन्य पर्यायवाची जो अग्नि के अनल यानी कि अग्नि के अन्य पर्यायवाची हैं वो है आग, पावक, दहन, वैश्वानर, हुतासन, कृपा, कृषाणु, जात, वेदस, शिखी, अरुण, विभावसु, रोहिताश्रु। यानी कि इसमें से जितने आपको आते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आते हैं वो नोट कर लेना और वो अब डेली रिवीजन करना। और अनिल यानी कि हवा के पर्यायवाची भी यहाँ पर लिख दिए हैं सारे, तो आप इनको भी नोट कर लेना। यहाँ पे बात करें श्रुति सम भिन्नार्थक स्वरूप की, तो इन दोनों शब्दों को हिंदी व्याकरण में आया है युग्म शब्द कहा जाता है, जो सुनने में समान होते हैं किंतु भिन्न अर्थ वाले होते हैं। बात करेंगे जल और वन के पर्यायवाची की। इसी के साथ जल के जो पर्यायवाची हैं सलील, उदक, पय, और वन के अरण्य, विपिन, कांतार और दावा। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, शशांक शब्द किसका पर्यायवाची? शशांक है चंद्रमा का, ऑप्शन नंबर बी। शशांक का अर्थ होता है जिसकी गोद में शशि यानी कि खरगोश की आकृति हो, अर्थात चंद्रमा के यहाँ पे गोद में क्या होती है? खरगोश की आकृति होती है। चंद्रमा इसका महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। इसमें देख लेते हैं, शशांक को हमने बता दिया है क्या होता है। चंद्रमा के पास दिव्य और औषधीय परम शीतल गुणों के कारण होने के कारण इसको शास्त्रों में औषधीज भी कहा गया है। तो चंद्रमा का औषधीज भी यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है। आकाश के प्रमुख पर्यायवाची की बात करें तो नभ, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष, ये सभी हैं जो नाएं नोट कर लेना। ठीक है, जैसे इसमें पुष्कर एक थोड़ा सा है अलग सा। बात करेंगे इसके तारा के पर्यायवाची, तो नक्षत्र, तारक, उड़ू, सितारा, तगन, ये आकाश में चमकने वाले खगोलीय पिंड यहाँ पे हैं। बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो नदी का जो पर्यायवाची है वो तरणी नहीं है, बाकी सरिता, तटिनी, तरंगिणी, ये शब्द क्या है? नदी के पर्यायवाची है। और जो तरणी है, तरणी क्या है ना? तरणी का अर्थ है नाव या सूर्य, दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तरणी क्या है? नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरिता, तटिनी और तरंगिणी ये क्या है? वास्तविक पर्यायवाची शब्द हैं नदी के। इसी के बाद बात करेंगे इसमें, तो जो बड़ी ई लग जाती है ड़ो में, इसका अर्थ है नाव या नौका होता है। जैसे नौका, जलयान, डोंगी, तरी, पतोहू। तो क्या याद रखना है आपको? बड़ी ई जिसमें होगी तो वो नाव के अर्थ होगा, और जो छोटी ई होगी तो वो क्या होगी? वो होगी आपकी ये छोटी ई होगी, कहा गया यहाँ पे है तरणी यानी कि नदी। बात करेंगे मात्राओं का सूक्ष्म अंतर, यहाँ पे छोटी ई सूर्य, नदी नहीं सूर्य है, और बड़ी ई यहाँ पे नाव है। देखो बगल में ही था, मैं पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, तो तरणी का अर्थ क्या होता है? युवती या जवान स्त्री भी होता है। इसके बाद बात करेंगे पारिभाषिक व्याख्या की, तो कूलंकषा। कूलंकषा का अर्थ क्या होता है? जो अपने किनारों यानी कि कूल को काटती रहती है। और सरिता का अर्थ होता है जो निरंतर गतिशील रहे। इसके बाद देखें अमीय का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अमीय का होता है अमृत, ऑप्शन नंबर बी। अमीय क्या है ना? एक तद्भव रूप है जो आम बोलचाल में आया हुआ है। इसका शुद्ध तत्सम अमृत होता है। बात करें इसकी, यहाँ पे इसके अमृत के पर्यायवाची, तो पीयूष, सुधा, सोम, अभी, अमी, सुरभोग, ये सब हैं इसके पर्यायवाची हैं। और इसका जो सटीक विलोम होता है अमृत का, वो विष, गरल, हलाहल या कालकूट होता है। बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो अमीय और अमृत के आपसी संबंधों को तत्सम तत्वों के सबसे प्रामाणिक और शुद्ध रूपों में स्वीकार यहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखना, अमीय का अमृत यहाँ पे आपस में तत्सम तत्व है। बात करें इसी क्रम में 36वां क्वेश्चन है, रिक्शा और चाय क्रमशः किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये रिक्शा, चाय क्या है? विदेशी शब्द हैं, लेकिन रिक्शा कहाँ से आया है? जापान से आया है, और चाय चीन से आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखें इसमें, तो उत्पत्ति अभी सभी को बता दिया कि कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे नहीं बताया था। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। और इसी का चैप्टर और हम इसी की बात कर रहे हैं अभी तक। रिक्शा जापानी शब्द है और चाय क्या है? चीनी शब्द है।
यहाँ पर बात करेंगे संकर शब्द की परिभाषा। तो जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बन रहा है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेल और गाड़ी, रेलगाड़ी। अब देखो इसमें शब्द क्या है, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। लाठी चार्ज में लाठी हिंदी का शब्द है, चार्ज है इंग्लिश का शब्द है। वर्षगांठ संस्कृत का शब्द है, वर्ष और गांठ क्या है, हिंदी का शब्द है। टिकट घर में टिकट इंग्लिश का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है, तो उसको बोलते हैं संकर शब्द है। बात करें इसमें कौशलेय शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो जो कौशलेय शब्द है वो श्री राम जी का पर्यायवाची है। अब देखो कौशलेय मतलब कि कौशल्या जी का पुत्र, यानी कि जो श्री राम जी थे वो माता कौशल्या के पुत्र थे, उनके कारण भगवान श्री राम को कौशलेय नाम से भी जाना जाता है। ये विशिष्ट पर्यायवाची शब्दों में से एक है। बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे जो कौशलेय शब्द श्री राम जी का है वो कैसे बना, ये इसका रूल है। जो मूल नाम होता है इसके अंत में अगर ए या ई जोड़ दे तो वो क्या है, संतान या संबंध का यहाँ पे बोध कराती है। जैसे कि सौमित्र सुमित्रा का पुत्र, आंजनेय अंजनी पुत्र, गांगेय गंगा पुत्र, कौंतेय कुंती पुत्र, जानकी जनक पुत्री। ठीक है, तो ये सभी भगवानों के नाम पे ही हैं, तो आप देख सकते हैं इनको। और श्री राम के अन्य नाम कौन से हैं? रामचंद्र, राघव, रघुपति, दाशरथी यानी कि दशरथ के पुत्र, और सियाराम कौशल्या नंदन। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सारंग से सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट। इस पंक्ति में सारंग किस प्रकार का शब्द रूप प्रदर्शित कर रहा है? तो ये अनेकार्थी शब्द रूप प्रदर्शित कर रहा है। और सारंग का बता दिया मैंने, अनेकार्थी का राजा कहलाता है क्योंकि इसके बहुत सारे 100 से अधिक क्या अर्थ हैं। बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे प्रथम सारंग क्या है, घड़ा और दीपक का है। द्वितीय सारंग है सुंदर स्त्री का है। तृतीय सारंग आंचल या वस्त्र का। और चौथा सारंग जो है इसका हवा का प्रतीत है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे जो सारंग है। अब यहाँ पे बात करेंगे यमक अलंकार का नियम। तो जब कविता में एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका जो है अर्थ पूरी तरह से अलग हो, उसको बोलते हैं यमक अलंकार, जो कि इस कविता में या काव्य में बोला गया है, आया है। अनेकार्थी शब्द का महत्व क्या है? कवि अपनी सूक्ष्म कल्पनाशीलता इससे भाषा की संकुचित सीमाओं में असीमित अर्थ भरने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आगत ध्वनि, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज में ये मुख्य रूप से किस भाषा से हिंदी में आए हैं? तो ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं हिंदी में, तो इनको ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जो डॉक्टर में आ है, कॉलेज में आ है, यानी कि ये वाला आ। ठीक है, इसमें क्या है, अर्धचंद्र, इसको हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर या ग्रहित स्वर कहते हैं। ठीक है, अब जो अंग्रेजी शब्द है इसका देवनागरीकरण यानी कि हिंदी, यानी कि वो कैसे हुआ है, ये मूलतः अंग्रेजी शब्दों को हिंदी लिपि में शुद्ध व वास्तविक उच्चारण के साथ लिखने के लिए स्वीकार की गई है, एक्सेप्ट की गई है। इसमें अरबी फारसी का नुक्ता का नियम भी यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि अरबी फारसी से मुख्य रूप से जो व्यंजन आए हैं, जैसे जिन अक्षरों के नीचे बिंदु लगाकर, यानी कि नुक्ता, ये इसको बोलते हैं नुक्ता, जब नीचे पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो जैसे गजल, फर्क, खास, जमीन, इनमें लगता है। और भाषाई समन्वय की बात करें तो अंग्रेजी और फारसी के गहरे प्रभाव से हिंदी में केवल शब्द ही नहीं आए, बल्कि ये विशिष्ट ध्वनियां भी वर्णमाला का व्यवहारिक अंग यहाँ पे बन गई है। अब बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन का, जो कि जंगम का विलोम शब्द उत्तराखंड की परीक्षा में बार बार पूछा गया है। इसका सही रूप क्या जंगम का होता है? स्थावर, ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं इसका। जो व्याकरण अंतर है वो स्थिर का सही विलोम अस्थिर या चंचल होता है, और जो पूर्ण का विलोम होता है वो अपूर्ण होता है, और अदृश्य का विलोम क्या होता है? दृश्य यहाँ पे होता है। बात करेंगे इसके प्राथमिकता के नियम की, तो परीक्षा की दृष्टि से जो विलोम चुनते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो दार्शनिक तत्सम शब्द होते हैं उसके जोड़े को ही प्राथमिकता यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे भाषा की गरिमा भी यहाँ पे देखें तो तत्सम विलोम शब्दों की जो शुद्धता है हिंदी भाषा की गरिमा और उसके मूल संस्कृत व्याकरण के नियमों से कड़ाई से यहाँ पे पालन करने को दर्शाती है। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए गेम चेंजर यहाँ पे साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आज का जो सेशन है आपको पसंद आया हो और आपके यहाँ पे कई सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने उन दोस्तों को भेजें जो इस एग्ज़ाम के लिए दिन रात यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं।
और अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।